देखिए, कहने को कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार से खरीदने की बात कर रहे हैं, चाहे जैसे पहले खरीद बिक्री की थी इन लोगों ने, चाहे कर्नाटका का मामला हो, कि मध्य प्रदेश का मामला हो, कि गोवा का मामला हो, कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ हो, वैसे जैसे खरीद बिक्री की है उसके आधार पर अगर कहते हो हमारे दोस्त कि 400 पार, 500 कह दें, 600 कह दें, कहने में क्या जाता है। सवाल ये उठता है कि कहां से, कैसे, क्या आपकी लोकप्रियता पिछले वक्त से ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी जितने ज्वलंत मुद्दे जो इस बार मुंह फाड़ कर इस बार बैठे हुए हैं, और ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिस तरह से अपोजिशन इस बार बढ़ रहा है, और वो मुद्दे जो हैं वो जनता जनार्दन के मुद्दे हैं, देश के एक एक घर के एक एक लोगों के मुद्दे हैं, वो एक एक लोग के मुद्दे हैं। आज एक बात उठ रही है, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई और परीक्षा पेपर्स लीक हो जाने का ही मामला नहीं है। आज तो उसके अलावा जो है, आप कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके बाद इतना बड़ा, कई लोगों के शब्दों में देश का सबसे बड़ा घोटाला, बहुत सारे घोटालों के बाद, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के घोटालों के बाद, जिनका लोगों ने उठाया था, हमारे पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, जिस पे एक लफ्ज नहीं कहा था प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल शांत रहे, उस मुद्दे को टाल गए, जैसे मणिपुर के मुद्दों को टाल गए, पहले बोले नहीं, टाल गए। उसी तरह कॉरपोरेट हाउसेस के कुछ मुद्दे आए सामने, तो इतना भी नहीं कहा कि बात गलत है, इल्जाम गलत है, और उन्हीं के ऊपर अब नीम पे करेला, या ऑपोजिशन के मामले में कह सकता हूं सोने पे सुहागा हुआ कि रूलिंग पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में जो हुआ है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में हुआ है, जिस तरह से आपने सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, जिस तरह से आपने फोर्स करके, ऐसा दिखता है, इतना चंदा वसूला है, इतना चंदा वसूला है, और चंदों के बदले में चंदा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं चंदों का धंधा, चंदे का धंधा, चंदे का धंधा जो करके, और आपने उसके बाद जिस तरह से, जिससे कट कमीशन या रिश्वत या चंदा जो मिला, उससे आपने उस लेके आपने हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक तो हजारों करोड़ ऐसे कमाया, उसके बाद हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कोई लॉटरी वाला है कि सट्टा वाला है, ऐसे ऐसे लोगों को आप, ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया, और ऐसे ऐसे लोगों को आपने काम दिया, या ऐसे ऐसे लोगों को आपने डराया, हड़काया, भड़काया, घबरा गए वो लोग उनसे करके। और जिस तरह से आपने इतने सारे लोगों को, 96% से ज्यादा लोग हैं विपक्ष के, जिनके ऊपर आपने आज सरकारी एजेंसीज का, FIRs का, अभी तो बड़े बड़े नाम और सामने आ रहे हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, जाए जिनको पकड़ने की कोशिश में, फिराक में है सरकार। ये डिस्परेट अटेम्प्ट जो सरकार का दिखाई पड़ रहा है, ये न खाऊंगा न खाने दूंगा कि कब को सार्थक करने के बजाय आपने जितना खाया और जितना खिलाया, ऐसा दिख रहा है। इसका जवाब तो लोग लेंगे। तो आने कहने का मतलब कि आपकी लोकप्रियता जो है, आप सिर्फ अपने वॉशिंग मशीन में, जैसे अपने कुछ लोगों को, या अपोजिशन के कुछ लोग जो आप में शामिल हुए, उनको आपने वॉशिंग मशीन में डालकर उनको निकाला और उनको पाक दामन कर दिया, लेकिन 96% विपक्ष के लोगों के ऊपर सरकारी एजेंसी आपने छोड़ दिया, और वो प्रताड़ित हुए और हो रहे हैं आज भी। इन सब का हिसाब तो इस बार लेंगे। तो इन सब बातों की वजह से आपकी लोकप्रियता तो बहुत कम हुई है पहले से। अब उसके बाद ये बौखलाहट है कि डेस्परेशन है कि घबराहट है कि फ्रस्ट्रेशन है कि आप कह रहे हैं 400 पार, 600 कह दीजिए ना, सारे 645, 700 जितने हैं वो सब आप ले लीजिए ना, आप खरीद लीजिए अगर इस ऐसी बात कर रहे हैं तो। संभव कहां से? बंगाल का आपने जिक्र किया, ममता जी का। आज देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वशक्तिशाली, यानी टाइग्रेस ऑफ बंगाल, जिसका आपने इतना अपमान करके चोटिल किया पिछली बार, दीदी, और अभी भी उनके बारे में कैसी कैसी बातें कहते हैं। आप कहते हैं कि सो शर्म नहीं आती, यानी ममता जी के बारे में
किसी प्रदेश के, बंगाल प्रदेश के किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है, निंदनीय है, शर्मनाक है अगर वो घटना सत्य है तो, और बहुत ही शर्मनाक निंदनीय है, तो ये अलग रूल आप उनको अपमानित करते हैं, उसके लिए मुखिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर यही आपका आधार है तो जनता ये भी जानना चाहेगी कि हाथरस में जो हुआ यूपी में, चाहे वहां कठुआ में जो हुआ, चाहे अभी आपके कानपुर में परिवार की बच्चियों को सामूहिक दुष्कर्म करके उनको इतना बाध्य किया कि वो आत्महत्या कर गई रस्सी से लटक कर, उनके बारे में किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं थोपते हैं आप, उसके मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वहां इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन बंगाल को जो एकजुट रख के ममता जी ने जिस तरह बंगाल को आज पकड़ के रखा है और जकड़ के रखा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, भावनात्मक तौर पे भी, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पे, और आप कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनका हम बदला लेंगे और उनको ये करेंगे, तो इन सब बातों का जवाब अब लेने का वक्त आ गया चुनाव की घड़ी में। और ठीक है, चुनाव की घड़ी में तो मैं यही कह सकता हूं ऑपोजिशन के तरफ से कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, दीदी का दौर आएगा। सीए पे क्या कहेंगे टाइमिंग को लेकर? जो सीए को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन को देखते हुए सब किया गया है। देखिए, इसकी सबसे ज्यादा ये मुद्दा तो खैर ये मुद्दा पकड़ेगा नहीं। पहली बात, इसकी टाइमिंग बहुत ही भ्रामक है, गलत है। या 4-5 साल पहले का किया हुआ आप इलेक्शन के वक्त में, ठीक चुनाव की घड़ी में आप इसको लेकर आ रहे हैं, तो ये मुद्दा तो पकड़ेगा नहीं। वैसे ये मामला भी कोर्ट में है और इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं जो मैं पहले कह चुका हूं कि बंगाल में मैंने कहा था कि बिल्कुल ममता जी से लागू नहीं होने देंगी, और वही आपने देखा। और मैंने ममता जी के बारे में कहा कि आज हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बढ़िया ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जो ममता मई है, उनका कहा हुआ, उनकी गारंटी सही मायनों में गारंटी होती है। उनकी गारंटी कोई मोदी की गारंटी नहीं है। हमारे दोस्त मोदी जी जो कहते रहते हैं मोदी की गारंटी, यानी पहले कोई गारंटी तो पूरी हुई नहीं। यानी 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया, वो तो पूरी हुई नहीं। किसानों की आमदनी डबल करने का मामला आपने वायदा किया, वो तो पूरी हुई नहीं। आपने कहा कि अब की परीक्षा, हमने नौकरी जो है और परीक्षा पेपर जो लीक हो रहे हैं धड़ाधड़, ऐसा लगता है कई बार कि नौकरी नहीं देनी है इसलिए परीक्षा पेपर सब लीक करवा देते हैं ताकि नौकरी देने से बच जाए वो। तो ये सब जो है, आपने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की हाहाकार अब की बार मोदी सरकार। ये सब क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते थे केशव साहब, मनमोहन जी के बारे में, कि वो क्या वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, वो क्या क्या बातें करते थे, मौन थे। मौन तो आपको देखा लोगों ने मणिपुर के मामले में, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, ऐसा कांड हुआ और आप एकदम मौन रहे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, उस पे आप एकदम मुद्दों से भटकाने के लिए ध्यान ऐसा दिखता है कि आप ले आते हैं। जैसे कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का जो रिजाइन करना था इस वक्त एंड मौके पे चुनाव से पहले, और उसके बाद अभी उस पर बात चली रही थी कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा न खाऊंगा न खाने दूंगा का तोड़, ये जो इलेक्शन बॉन्ड आया। और एक चीज और, कुछ मैं इलेक्शन बॉन्ड पे बात कर रहा हूं तो कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो भले मात्रा बहुत कम हो, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी लिया है। जब आपने राह खोल दिया, आपने अपनी सहूलियत के राह बना दी, तो दूसरी पार्टी अगर उसमें आएंगे, यथाशक्ति यथा भक्ति अगर उन्होंने कुछ लोगों ने कोशिश की, तो वो अलग बात है। उससे किसी को कोई लाभ हुआ क्या? किसी को कोई फायदा पहुंचा क्या? यहां तो साफ दिख रहा है
कि लाभ के लिए आपने लाभ का पद इधर से नहीं उधर से पकड़ लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड, और आपने लाभ के लिए और किसी को दबाव डालने के लिए आप लॉटरी वालों से, सट्टा वालों से, जिससे जिससे जो जो कंपनीज हैं, जो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो जो अपना इंडस्ट्रीज लगा रही है, चाहे जिसे जिसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनको आपने चंदा लिया है, जिन पे सरकारी एजेंसीज का दबाव हो, जो अभी पकड़े जा रहे हैं कि अचानक उन्होंने चंदा दे दिया, बात खत्म और ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त लोग जो है, अपने एनडीए के फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब शामिल होते हैं, चाहे कोई भी 70,000 करोड़ का उनका घोटाला उनको याद आता है, यानी 70,000 करोड़ का घोटाला हमारे किसी फ्रेंड के बारे में कहते हैं, वो नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं। ये कहते हैं वो 28 जून को और 2 जुलाई को उन्हें शामिल कर लेते हैं एनडीए में, और शामिल ही नहीं करते बल्कि उनमें तो किसी को वित्त मंत्री बना देते हैं। तो कहां गया आप? हम आरोप मैं नहीं कर रहा हूं, आप सच कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं सच और झूठ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने कहा था, और आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, तो उनके साथ मिलकर आप सामने आते हैं और उनका घोटाला कहा गया। छोड़िए ना सच या झूठ की बात, कोई इंक्वायरी हुई क्या? कुछ हुआ? क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन में आ गया वो, और आपके यहां नहीं आता तो शायद कहीं और होता, सलाखों के पीछे होते कुछ लोग। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ये दुनिया देख रही है, और अब वक्त आ गया है चुनाव की घड़ी में इन बातों का निपटारा ये करने का। हाँ, कुछ लोग का भी कहना, जब मैं कह रहा था कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर गया तो अचानक इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो लगता है उसको एकदम फटकाने की इमीडिएटली इलेक्शन ला दिया आपने। इलेक्शन पे जहां ईवीएम पे भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम सही है या गलत है, लेकिन इतना मेरा भी मानना है कि सच होना ही जरूरी नहीं है। सच का सामना करने का मादा होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, और पारदर्शिता भी उतना ही महत्व रखता है जितना सच। अगर ईवीएम मशीन में आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर से वह कहने पे उसको सामने आप पारदर्शिता के साथ ऐसा कर देते तो आपकी महानता होती और अच्छा होता। कम से कम साथ वीवीपैट भी कर दे, इतना नहीं कर सकते ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें साथ साथ, वो भी नहीं हो रहा। तो कई लोग सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।